हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज सी ए सागर फ्रॉम क्रैक सी ए क्लासेस। तो आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर, 15 मिनट्स जो 15 मिनट मिलती है एग्जाम में पेपर रीड करने के लिए, तो उसको कैसे इस्तेमाल करें और फिर 3 घंटे में कैसे परफॉर्मेंस दें, ताकि पेपर छूट ना जाए और कम से कम एंजाइटी हो। ठीक है? तो प्लीज, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो लग रहा है आपको आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, या आपके दोस्त के लिए हो सकता है, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है? ताकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सके। तो चलो बात करते हैं, डिटेल में बात करेंगे कि जो पेपर है उसको कैसे अटेंड करना है, 15 मिनट में क्या करना है और 3 घंटे में क्या करना है, ताकि बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो। 5 से 10 नंबर का बेनिफिट उठा सकते हो, जस्ट इतना फॉलो करोगे तो। इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी देने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या हमें पर्सनली मेल करके सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है? शुरू करते हैं, चलो। तो सवाल ये है कि 15 मिनट जो मिलती है एग्जाम में, वो और 3 घंटे, उसमें क्या करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात तो 15 मिनट को किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका 3 घंटे का पेपर। तो वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है कि 15 मिनट्स को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, और कैसे करना चाहिए वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। अगेन, अब हर एक सब्जेक्ट में एमसीक्यूज है, तो पहले एमसीक्यूज करने चाहिए, बाद में करने चाहिए। सजेशन मेरा क्या रहेगा? देखो, हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ अलग अलग पैटर्न रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में करते हैं, पर विथ लॉजिक मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। अगर आपको जम रहा है तो वो फॉलो करो, नहीं जम रहा है तो आपको खुद की पैटर्न फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि वहां से मार्क्स नहीं मिलेंगे। बस इतना होना चाहिए कि पेपर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है? तो देखो, क्या है कि डू नॉट रीड फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चंस। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो सबसे पहला कंपल्सरी क्वेश्चन है उसको कभी भी आप रीड मत करो, क्योंकि वो वैसे भी कंपल्सरी ही है। ठीक है? तो उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप रीड कर लो और उसका एक सीक्वेंस डिसाइड कर लो। सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्टूडेंट्स वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा वाला क्वेश्चंस उनको छोड़ना है। तो 15 मिनट में अगर आप रीड करके वो डिसाइड कर लोगे ना, तो 3 घंटे पे एंजाइटी लेवल उतना नहीं रहेगा, क्योंकि पहले से डिसाइडेड है कि क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ने वाले हैं। ठीक है? तो 3 घंटे में लगातार वो दिमाग में चलता रहेगा ना। अगर ये डिसीजन नहीं लिया होगा कि यार, मान लो सेकंड क्वेश्चन में कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर मान लो ये मैं छोड़ दूंगी और बाद में पीछे वाला भी कोई हार्ड आ गया, या फिर अभी इसको मैंने कर लिया और बाद में कोई ऐसा था कि वो भी इससे ज्यादा इजी था। राइट? तो वो बहुत ही ज्यादा डायलेमा पैदा करता है, कंफ्यूजन करता है। तो 15 मिनट में आप क्वेश्चन नंबर 1 को रीड मत करो, बाकी के सारे क्वेश्चन रीड कर लो और उसका एक सीक्वेंस डिसाइड कर लो कि पहला कौन सा करोगे, दूसरा कौन सा करोगे, ऐसे करके। ठीक है? उसके बाद अगर टाइम है, अभी भी टाइम है 15 मिनट में, तो आप अभी क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर सकते हो। तो हाँ, दूसरी एक बात ये कि रीड करना क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एकदम डिटेल में रीड करते हैं, अंदर तक घुस जाते हैं। 15 मिनट में आप समझो कि आपको डिटेल में रीड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आइडिया लेना है कि कौन से चैप्टर का, कौन से टॉपिक का क्या पूछा गया है। ठीक है? क्यों? क्योंकि जब 3 घंटे में वही क्वेश्चन आप अटेंड करने जाने वाले हो, तब तो वो क्वेश्चन आप डिटेल में थरली रीड करने ही वाले हो। तो एक ही क्वेश्चन के लिए 2 बार टाइम देने का मतलब है नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है कि 15 मिनट में जो बुकलेट आती है ना, अपना पेपर में बुकलेट बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि 10-15 पेजेस का वो पेपर रहता है, तो 15 मिनट में वो रीड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप डिटेल में जाते हो कि क्या है क्या नहीं है, आता है नहीं आता है, सेक्शन क्या। अरे भाई, आइडिया ले लो। 3 घंटे में जब अटेंड करने जाओगे, तब तो उसको अच्छे से आप देखने ही वाले हो। ठीक है? और फिर जब क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ रहे हो, तो वो ऊपर जो सीक्वेंस बनाया था, वो सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 1 को ऐड कर दो कहीं पे। कि भाई, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 इजी है, तो मैं उसको सेकंड कर लूंगी या कर लूंगा, अब मुझे आता है वगैरह वगैरह। ठीक है? तो उस हिसाब से, अपने हिसाब से उसको सीक्वेंस में डाल दो।
ना अभी भी आपके पास टाइम है तो आप एमसीक्यूज रीड करो। देखो मैं जो कंपल्सरी है वो पहले रीड नहीं करा रहा हूँ, जो कंपल्सरी नहीं है उसको रीड कर लिया, उसके बाद सॉर्टिंग कर लिया, उसके बाद सीक्वेंस बना दिया, फिर कंपल्सरी वाला रीड कर रहे हैं और उसको फिर सीक्वेंस में डाल रहे हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज रीड कर लो। अभी भी आपके पास टाइम है अगर, तो जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज है ना उसको कंप्लीट करो, जो पेपर पे नंबर लिखना है, नाम लिखना है, जो भी करना है आपका, जो भी, ठीक है, सीए फाइनल है, सीए इंटर है, जो भी, वो सारा कुछ आप कर लो। ठीक है, जो भी आपको फॉर्मेलिटीज करनी है वो कंप्लीट करके रख दो, अगर अलाउड है। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट 15 मिनट में से 5 मिनट रहती है तभी अलाउ करते हैं, उससे पहले अलाउ नहीं भी करते, डिपेंड्स ऑन योर सुपरवाइजर। ठीक है, तो अगर वो कर रहे हैं तो इतना कर लिया, उसके बाद उसकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लो। और मान लो अभी भी टाइम है 15 मिनट में, और आप सोचोगे कि सर क्या बोल रहे हो, इतना 15 मिनट है, इतना सारा करना है। और सच बताऊं, ये प्रैक्टिस करो घर घर पे। मान लो आप टेस्ट सीरीज जहां पे भी लिख रहे हो वहां पे यही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो करना। फॉलो करोगे तो वहां पे ये फॉलो करते टाइम समझ में आएगा कि इतना करने में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, अभी भी टाइम बचेगा। अगर टाइम बचा है तो जो सबसे पहला आपका, आपके सीक्वेंस के हिसाब से जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप अटेंड करने जाने वाले हो, उसको एकदम शांति से थॉरली रीड करना शुरू करो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कहा था ना कि 15 मिनट में एकदम डिटेल में रीड नहीं करना है। अब जाके ये वाला क्वेश्चंस डिटेल में रीड करो, ताकि जैसे ही 3 घंटे का बेल बज रहा है आप सीधा ही क्वेश्चन नंबर 1 अटेंड कर पाओ। तो उसकी 2 मिनट भी सेव हो रही है ना, तो वो 3 घंटे में बहुत बड़ी इम्पैक्ट देगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 15 मिनट यूटिलाइज करनी चाहिए। ठीक है, फिर अब 3 घंटे के बारे में बात करते हैं। तो उसमें ये सारा कुछ कवर करता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे अटेंड करने चाहिए, या फिर क्या क्या मिस्टेक्स है वो नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, और एमसीक्यूज पहले करने चाहिए या फिर बाद में करने चाहिए। तो सबसे पहली बात, तो सबसे बड़ी मिस्टेक्स ये करते हैं कि जो सब क्वेश्चंस होते हैं, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 आप अटेंड कर रहे हो, उसमें 3 सब क्वेश्चन है, ए बी सी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि पहले सी लिखते हैं, फिर ए लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, ऐसे मतलब सीक्वेंस अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। अब आप सोचो कि आईसीआई ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, और बहुत सारे फैकल्टीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सीक्वेंस अपने हिसाब से रख सकते हो, और रख भी सकते हो। पर मैं क्या एडवाइस करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप उठा रहे हो, तो उसके सारे के सारे सब क्वेश्चंस तो कंपल्सरीली लिखने ही पड़ेंगे, राइट। तो बेटर कि आप उसका ए बी सी जो भी सब सब क्वेश्चंस है उसको सीक्वेंस में लिखो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सिर्फ पेपर सही लिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट। एग्जाम में जो आपका पेपर चेक करने वाला है वो इंसान को कितना इजी रहेगा, उसके दिमाग के साथ भी खेलना है। तो बेटर कि अगर सीक्वेंस में वो एबीसीडी लिखा होगा तो वो इवेल्युएटर को इजी रहेगा, उसकी वजह से वो चिड़चिड़ा कम रहेगा, और शायद आपका पेपर सही से चेक हो पाएगा। ठीक है, ये बहुत ही छोटी चीज है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो जो सीए होगा वो एक पेपर नहीं चेक करने वाला, दिन में 10 15 25 पेपर चेक करने वाला है, तो वो बहुत सारे ऐसे पेपर देख के इरिटेट हो चुका होगा। तो अपना पेपर ऐसा होना चाहिए कि उसको इरिटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर जो स्ट्राइकिंग ऑफ है वो आप बहुत ही कम करो, या अगर करने की जरूरत है भी तो आप एकदम ऐसे करो कि वो ज्यादा गंदा भी ना दिखे और स्ट्राइक ऑफ किया हुआ है वो भी दिखे, कि आप ऐसे 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 कर दो बस। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, ऐसे 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 कर देते हैं, राइट। तो वो नहीं करना चाहिए आपको, नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करो आप, ताकि इम्पैक्ट अच्छी आए। नीट एंड क्लीन होगा तो उसको चेक करने में आसानी रहेगी, चेक करने में आसानी रहेंगी तो मार्क्स अच्छे से, डिजर्विंग मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, क्लीन रखो, सॉर्टेड रखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर बहुत हद तक सही होता है, बट जस्ट बिकॉज बहुत मैसी कर देते हैं, ऊपर नीचे सब कुछ कर देते हैं, हेडिंग नहीं देते हैं। ठीक है, टेबल्स अगर बना रहे हो तो उसके प्रॉपर हेडिंग्स दो, कॉलम बना रहे हो तो उसके हेडिंग्स दो। हम लोग क्या समझे वो टेबल किस चीज का है, राइट। मैं बहुत सारे पेपर्स चेक करता हूँ, बहुत सारे 80% स्टूडेंट्स हेडिंग नहीं लगाते हैं टेबल को। मैं क्या समझू? आप समझ रहे हो कि आप कैलकुलेशन दिखा रहे हो, पर वो कैलकुलेशन क्या है वो मैं, मुझे कैसे पता? मुझे तो पता है पर मैं अजम्पशन क्यों लूं? आपको पूरे नंबर चाहिए तो पूरा सही से लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि डेरिवेटिव फॉरेक्स, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि वो लोग कैलकुलेशन करते हैं, सही भी होता है, पर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर्स है, कॉल ऑप्शन है, क्या है, कुछ हेडिंग नहीं डालते। हेडिंग डाला करो,
ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो, अभी आरटीपी एमटीपी सब कुछ इश्यू हो चुका है, आप लोग की भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, अभी आरटीपी एमटीपी वगैरह कवर कर रहे होंगे, तो वहां पे आप उसकी पैटर्न ध्यान में रखो कि आईसीएआई कौन सी पैटर्न में आंसर को दे रहा है। वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको, ठीक है, थियरी क्वेश्चन में भी करेगा, प्रैक्टिकल में भी करेगा, ताकि आप वही पैटर्न अगर फॉलो कर पाओगे एग्जामिनेशन में। और देखो, आप इतना समझो कि आप ये लोड मतलब कि सब सर अभी मैं पैटर्न चेंज करने जाऊँ, पैटर्न चेंज करना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, प्रोविजन तो चेंज नहीं होने वाला, फॉर्मूला तो वही रहने वाला है। यस अगेन, बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, भाई लिखो, नरेशन नहीं लिखते, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली मना किया गया है, आपको लिखना ही पड़ेगा, नरेशन भी लिखनी पड़ेगी, फॉर्मूलाज भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आरटीपी एमटीपी की पैटर्न फॉलो करो ना, वहां पे दिया गया है फॉर्मूला, हाँ, तो आप क्यों नहीं लिख रहे हो, है ना, वहां पे नरेशन है, हाँ, तो आप क्यों नहीं लिख रहे हो। फिर आपको 8 में से 8 नंबर भी चाहिए और नरेशन भी नहीं लिखी, फिर 5 नंबर 6 नंबर आते हैं, फिर दो दो नंबर, ऐसे मान लो कि 6 सब्जेक्ट के दो दो नंबर अगर कट रहे हैं, तो 15 से 20 नंबर कट रहा है। और वो तो आप डोनेशन ही दे के आते हो, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आईसीआई को बहुत 80% स्टूडेंट्स मार्क्स डोनेट करके आते हैं, उसी इसीलिए पास नहीं होते, तो गलती आपकी ही है ज्यादातर, ठीक है। फिर टारगेट करो, 1 घंटे में 30 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जब 1 घंटे का बेल बज रहा है, सुनाई दे रहा है, तो आप घड़ी में देखो और पेपर में देखो कि कितना कंप्लीट हुआ है। अगर 30 नंबर का कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहां पे ही आपको अटेंटिव हो जाना है, वहां पे ही आपको ध्यान देना है कि 2 घंटे बाकी है, 70 नंबर से ज्यादा का पेपर बाकी है, तो स्पीड में कर लो, ठीक है। मान लो कि 20 नंबर का पेपर या 25 नंबर का पेपर खत्म हुआ है, तो अच्छा खासा पेपर बाकी है। अगर 2 घंटे में आप 30 30 मार्क्स मतलब 60 मार्क्स का पेपर लिख रहे हो, तो 1 घंटे में 40 का कवर अप कर पाओगे। पर अगर वही चीज उल्टी होगी कि 2 घंटे में आप 25 25 50 का ही लिख रहे हो या 20 20 40 का ही लिख रहे हो, तो 1 घंटे में 50 या 60 नंबर का पेपर कवर करना मुश्किल रहेगा, ठीक है। और उसमें गाय गाय में गड़बड़ी भी होगी, ठीक है। अब मेन बात पे आते हैं कि एमसीक्यूज फर्स्ट करने चाहिए या फिर डिस्क्रिप्टिव पार्ट पहले करना चाहिए। तो स्ट्रेट अवे आंसर ये है कि मेरे हिसाब से पहले डिस्क्रिप्टिव करना चाहिए, बाद में एमसीक्यूज करना चाहिए। पर उसमें एक ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि उनके एमसीक्यूज बाकी है और एमसीक्यूज अटेंड करना भूल जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अब लॉजिक क्या है कि एमसीक्यूज एमसीक्यूज है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं भी है लास्ट में, तो भी आप लास्ट की 10 मिनट में भी 30 मार्क्स अटेंड कर पाओगे, जबकि वही चीज डिस्क्रिप्टिव में पॉसिबल नहीं है। आप सोचो कि अगर 20 नंबर का भी बाकी है, लास्ट के 10 मिनट है, तो आप अटेंड नहीं कर पाओगे 10 मिनट में 20 नंबर का पेपर डिस्क्रिप्टिव, जबकि वही चीज एमसीक्यूज में पॉसिबल है, राइट। सो बेटर कि पहले 70 नंबर का खत्म कर लो, और फिर लास्ट में 45 या 50 मिनट्स आप ऐसे अलॉट करके रखो कि एमसीक्यूज को दे पाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स एमसीक्यूज पहले करते हैं और उसमें 1.5 घंटा चला जाता है। अभी मैंने क्या बोला, 1 घंटे में 30 नंबर, 30 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, तो 1 घंटे से ज्यादा मार्क्स टाइम नहीं देना चाहिए। 1 घंटा में ज्यादा बोल रहा हूँ, एमसीक्यूज है तो 50 मिनट ही देनी चाहिए 30 नंबर के एमसीक्यूज के लिए, भले ही वो केस स्टडीज वाले रहेंगे तो भी। वही तो मेन चीज है, उसी को तो मैनेज करना है, तभी तो सीए बनेंगे, राइट। इतना इजी भी नहीं रहेगा। तो ये प्रैक्टिस करो, 100 नंबर का पेपर एनी हाउ अटेंड होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। पहले घंटे बाद देख लो कितना खत्म हुआ है, फिर 2 घंटे में खींचना है, खींचना शुरू कर दो। आपके हैंडराइटिंग थोड़े बहुत ऊपर नीचे होगी, चलेगा, पेपर कंप्लीट होना जरूरी है। फिर देखो, होल सेंटेंस लिखो आप, वर्ड्स मत लिखो। बहुत से स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, जैसे कि ऑडिट की मैं बात करूँ तो वो लिखेंगे सीएस, कंपनी सेक्रेटरीज, पर कंपनी सेक्रेटरीज फ्रॉम आईसीएसआई, ऐसे जो भी आईसीआई ने दिया हुआ है वो पैटर्न पूरा फॉलो करो ना, राइट। क्योंकि वो साइकोलॉजिकली इवेल्युएटर को इम्पैक्ट देगा प्रॉपर मार्क्स के लिए। फिर बैलेंस शीट, फाइनल वाले स्टूडेंट्स बैलेंस शीट या पीएनएल का फॉर्मेट वो लोग फॉलो नहीं करते। आप सोचो कि वो लोग अपने हिसाब से गुडविल लिख के आ जाएंगे, इंटेंजिबल एसेट जैसा कुछ बनाते नहीं है, राइट। वो लोग कोई नोट्स नहीं बनाते, वो लोग कोई नोट्स बनाते हो भी उसके लिंक नहीं दे रहे, तो आप हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दी प्रॉपर और फुल मार्क्स, यू विल नॉट गेट इट। आई गेटिंग माई पॉइंट, राइट। सो प्लीज, जो भी फॉर्मेट है जो फिक्स है उसको फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसमें आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स टोटलिंग भी नहीं करते हैं, बहुत सारे फैकल्टीज भी ये बोलते हैं कि टोटल नहीं करना चाहिए, पर मैं बोलता हूँ क्यों, क्योंकि आप टोटल नहीं करोगे तो मेरे दिमाग में क्या जाएगा कि इसका आंसर इसको सही नहीं लग रहा है, तो पहले से ही मेरे दिमाग में आ गया
कि आंसर गलत हो सकता है। अगर टोटल में भी दिक्कत लग रही है, दोनों साइड का टोटल मैच नहीं हो रहा है, तो आपको जो जिस साइड का टोटल अच्छा लग रहा है, क्लोज लग रहा है, उसको दो साइड में लिख के आ जाओ। पर लिखना जरूरी है, ब्लैंक छोड़ के मत आओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स एमसीक्यूज भी ब्लैंक छोड़ते हैं। अरे भाई, नेगेटिव मार्किंग कहाँ शुरू हुई है? कंप्लीट करो एमसीक्यूज। राइट। तो ये छोटी छोटी बातें प्लीज इसको अवॉइड करना, जो अवॉइड करने जैसी है, जो फॉलो करने जैसी है उसको फॉलो करना। डेफिनेटली हर एक सब्जेक्ट में 5 से 10 नंबर का इजाफा हो जाएगा। या फिर नहीं होगा तो भी, अगर एक ग्रुप में 3 सब्जेक्ट है तो टोटल मिला के आपके कहीं ना कहीं 10 नंबर बढ़ जाएंगे। राइट। तो ये चीज एग्रीगेट में या फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखना। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो भी बताना। ये मेजर चीजें मैंने कवर कर ली है। 15 मिनट 3 घंटे ऐसे फॉलो करोगे, डेफिनेटली रिजल्ट दिखेगा। मार्क्स बढ़े, दिखेंगे दिखेंगे दिखेंगे। मैं पिछले 6 साल से ये करा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कराया हुआ है। एवरी टाइम एवरी स्टूडेंट बोल रहा है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा सर। ठीक है, क्योंकि पेपर अटेंड हो रहा है, कैसे अटेंड करना है वो समझ में आ रहा है, कुछ छूट नहीं रहा है, सॉर्टिंग हो रहा है, जो नहीं आ रहा है वो छोड़ रहे हैं हम लोग। राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है। तो आज के लिए तो इतना रखते हैं। कुछ भी डाउट हो हमें रीच आउट करना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। बहुत कम टाइम बाकी है। जान लगा दो। जान लगा दो मतलब लिटरली जान लगा दो। 12 घंटे 15 घंटे सीटिंग कर लो। सोशल मीडिया सब कुछ छोड़ दो। ठीक है। हाँ, मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो कभी कभी ले लिया करो, पर मोटिवेशन में इतना भी टाइम पास नहीं होना चाहिए कि मेन सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो भी पढ़ाई ना हो। ठीक है। तो ये कर लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने भी पास किया है तो आप भी कर सकते हो। ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो तो हमें रीच आउट कर लेना। अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।